बता रहे थे कि पहले हम पाषाण युग भी हम पढ़ चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी हम पढ़ चुके हैं। क्या बताएं कि नहीं? कुछ कुछ इसमें क्या क्या बताए थे, थोड़ा बताओ। इसमें बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत की जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और क्या बताए थे? नहीं, इसमें नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में लास्ट हम जब हम उसमें बताए थे कि सिंधु क्या उसको बोल सकते हैं, पतन के कारण हम बताए थे उसमें, सिंधु सभ्यता का पतन का कारण। तो उसमें कुछ कुछ हम पॉइंट लिखवाए होंगे इंपॉर्टेंट, वो चीज़ वो बताना है। तो बताए थे बाढ़ आने से हो गया। हाँ, जैसे विभिन्न इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत को प्रस्तुत करता है, तो कुछ कुछ मत यहाँ भी प्रस्तुत करना है। जैसे जो भी विख्यात इतिहासकार थे, वायु के कारण, और एक इतिहासकार फेयर सर्विस थे, वो उन्होंने क्या बताया था? असंतुलन, परिस्थितिकी, हाँ, पारिस्थितिकी असंतुलन न। और इधर से और भी इतिहासकार थे जो अपना मत प्रस्तुत किए थे। कुछ मत को यहाँ पे रखना है, बताओ इधर से। ठीक है, अब हम इधर वैदिक काल की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे इसके पहले पीछे की कक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। किसी से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्रथम सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद क्या है? सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हम लिखवा चुके हैं। क्या लिखवाएं इसमें? क्या क्या लिखवाए थे हम? पहला पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होते हैं, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम ये लिखवा चुके हैं। उसके बाद का पॉइंट हम लिखवाए थे वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। तो अब हेडिंग देना है ऋग्वैदिक काल। अब हेडिंग क्या देना है? ऋग्वैदिक काल। इसके बाद कुछ टॉपिक था। इसके बाद कुछ टॉपिक नहीं, इसके बाद कुछ पॉइंट था एक दो। नहीं, टॉपिक था ना आर्य का आगमन। हाँ, वही था आर्यों का आगमन में, तो हम कुछ कुछ उसमें हम लिखवाए थे। लेकिन अभी देना है, हेडिंग देना है ऋग्वैदिक काल, हेडिंग देना है, और कालक्रम लिख लेना है 1500 से 1000 BC। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक साहित्य लिखा के छोड़ दिया और लिखाएंगे 2 पॉइंट। क्या वैदिक साहित्य हम वहीं चल रहे हैं, वहीं चल रहे हैं। हेडिंग देना है ऋग्वैदिक काल। 1500 BC से 1000 BC। 1500 BC से 1000 BC। अब ऋग्वैदिक काल का हम यहाँ कालक्रम जब हम लिख चुके हैं, तो इसमें ये जानना है कि इसका जानकारी का स्रोत क्या क्या है। यदि ऋग्वैदिक कालीन के बारे में हम कैसे जानेंगे? इसका कुछ ना कुछ तो एक स्रोत होना चाहिए। हम किस मोड में जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में जानना है। तो भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। क्या है प्रमुख स्रोत? वैदिक साहित्य है। और इस साहित्य के अलावा वैदिक युग के बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। हम इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ऐतिहासिक स्रोत जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम बताए थे कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य का, पुरातात्विक स्रोत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आगे पढ़ना है। हम इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ऐतिहासिक स्रोत जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर, उस टाइम क्या बताए थे या नहीं? बताए थे ना? हाँ, तो ऐतिहासिक स्रोत में हम पहले भी हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।
लेकिन ये अपनी त्रुटियों के कारण किसी स्वतंत्र अथवा निर्विवाद जानकारी स्रोत न होकर साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किए गए विश्लेषण की पुष्टि मात्र है। मतलब सिर्फ इसको हम क्या उसको बोल सकते हैं, उतना भी हम इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अनुमान लगाया जा सकता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें लिखते जाना है ऋग्वैदिक काल में। भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में भारत में आर्यों के प्रारंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। हम इसके पहले क्या बताए थे, हम डिफिनेशन पूरा मिला लेना है एक बार, ठीक है। भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है, ये लिखना है, वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, पूर्ण विराम। इस साहित्य के अलावा वैदिक युग के बारे में वैदिक युग के बारे में वैदिक युग के बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य है, पूर्ण विराम। लेकिन ये अपनी त्रुटियों के कारण किसी स्वतंत्र अथवा निर्विवाद जानकारी का स्रोत न होकर साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किए गए विश्लेषण की पुष्टि मात्र करते हैं। किए गए
विश्लेषण की पुष्टि मात्र करते हैं, पुष्टि मात्र करते हैं, पुष्टि मात्र करते हैं। अब हेडिंग देना है साहित्यिक स्रोत। अब हेडिंग देना है साहित्यिक स्रोत। हम साहित्यिक स्रोत के माध्यम में, लिखना नहीं, सुनना है, हम साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी हम ऋग्वेदकालीन की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भी हम ऋग्वेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लिखना है इसमें साहित्यिक स्रोत में, पॉइंट बनाते हुए चलना है। ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता ऋग्वैदिक काल की एकमात्र रचना है, एकमात्र रचना है, पुनः विराम। ऋग्वैदिक काल की एकमात्र रचना है, पुनः विराम। इसमें 10 मंडल तथा इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त है, पुनः विराम। इसकी रचना, कंटिन्यू लिखना है, इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई, पुनः विराम। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कुल 10 मंडलों में से, इसके कुल 10 मंडलों में से इसके कुल 10 मंडलों में से दूसरे से 7वें तक के मंडल, दूसरे से 7वें तक के मंडल दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, 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 पुनः विराम। जबकि प्रथम तथा 10वें मंडल, प्रथम तथा 10वां मंडल परवर्ती काल के माने गए हैं, परवर्ती काल के
माने गए हैं। पुनः विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ऋग्वेद के दूसरे से ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। गोत्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि किसी गोत्र विशेष से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार ने की थी। एक ही ऋषि के